राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ युवा मराठी फिल्मकार उमेश कुलकर्णी। उमेश कुलकर्णी, उमेश विनायक कुलकर्णी मराठी के फिल्मकार और फिल्म एक्टिविस्ट हैं। 6 दिसंबर 1976 को पुणे में जन्मे उमेश विनायक कुलकर्णी की पढ़ाई भी पुणे में ही हुई, जहां से उन्होंने लॉ किया और फिर सन 2000 में पहुंचे FTII और फिल्म निर्माण सीखा। उमेश कुलकर्णी की कई शॉर्ट फिल्म्स चर्चा में रही हैं। गिरनी, 3 ऑफ अस, विलय और गारुड़ को मराठी की आउटस्टैंडिंग शॉर्ट फिल्में माना जाता है, जिसमें से गिरनी को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। हाल के वर्षों में जिस मराठी सिनेमा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा और हाथों हाथ लिया जा रहा है, उमेश कुलकर्णी उस नए सिनेमा के रचनाकारों में एक हैं। उनकी वाड़ू, विहिर, देउल और हाईवे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में बड़े सम्मान के साथ दिखाई गई हैं। उनके फिल्म देउल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हैं। दिसला का? दाखव की मला. कुणी आणलंय? आले तर येऊ दे की. दिवा तरी लावून बघा. कशाला? काय नक्की दिसलं कोणाला? ते काय मध्येच काढलं तुम्ही? हराफारा आणि तारा. नाही 0 मिनिटात करतो साहेब. बातम्या क्रिएट कराव्यात. फोटो आपला नको. अरे फिल्म बनाने के अलावा उमेश कुलकर्णी समर नखाते के साथ मिलकर फिल्म एप्रिसिएशन और फिल्म निर्माण के नियमित वर्कशॉप चलाते हैं और नए नए प्रश्नों और जिज्ञासाओं के बीच उत्साह से चर्चाओं में हिस्सा लेते हैं। प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। उमेश कुलकर्णी, आपने जब फिल्में बनाना शुरू की, रादर फिल्म बनाना सीखना शुरू की, तो उससे पहले तक का मराठी सिनेमा, उस दौर पर कुछ तो नज़र आपकी गई ही होगी, वो कैसा सिनेमा है? एक तो बचपन में जैसे फिल्म देखना शुरू किया तो मराठी में धूम धड़ाका, ये महेश कोठारे जी और सचिन पिलगांवकर, उनकी फिल्में जब हम छोटे थे तो देख रहे थे। जब ग्रेजुएशन करने लगे तो यहाँ पे जो नेशनल फिल्म आर्काइव्स है, वहाँ पे एक फिल्म क्लब चलता है, तो तब हमने जब पूरे दुनिया भर में जिस तरीके की फिल्में बन रही है वो देखना शुरू किया, तो उससे काफ़ी हम प्रभावित हो रहे थे। और उसी समय हमारी मुलाकात सुमित्रा भावे जी के साथ हुई। वो अपनी पहली फिल्म बना रही थी, तो उनके साथ शुरू करने की वजह से पूरा फिल्म जगत को देखने का जो नज़रिया है वो पूरी तरीके से बदल गया। और एक वर्ल्ड सिनेमा भी देख रहे थे और एक मराठी सिनेमा में भी एक अच्छी परंपरा है, एक प्रभात जैसे पूना में ही है, तो उन्होंने की हुई फिल्म आज भी हम उतने ही आश्चर्य से देखते हैं कि उस ज़माने में 1930s और 40s में इन लोगों ने ऐसी फिल्में कैसी बनाई होगी। तो एक तरीके से जो शुरुआत हुई है मराठी फिल्म की, वो काफ़ी मतलब दादा साहेब फाळके और फिर प्रभात और फिर बाद में कोल्हापुर में उसका एक सेंटर जो शिफ्ट हुआ, जैसे भालजी पेंढारकर वो जिस तरीके की फिल्में बना रहे थे, तो वो 5-5 हज़ार के क्राउड को लेके वो फिल्म बनती थी। और ये शिवाजी की जो फिल्में उन्होंने बनाई, तो एक तरीके से बहुत ही आश्चर्यजनक और अच्छी फिल्में बनने का एक सिलसिला था। बीच में एक पॉइंट पे उसका जो उसकी जो एक तरीके से अलग तरीके की फिल्में बनना शुरू हो गया। और जैसे ही हम मतलब बड़े हो रहे थे तो उन फिल्मों से रिलेट नहीं कर पा रहे थे जो फिल्में बन रही थी हमारे मतलब इन 90s स्पेशली। तो उसके बाद में हमने एक तरीके से फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद, एक पूरा वर्ल्ड सिनेमा का एक्सपोजर मिलने के बाद जब सोचा कि हमें किस तरीके की फ़िल्में बनानी है, तो वो पूरा ही जो फिल्में हमारे अनुभव को
के साथ कुछ बात करें और हम जो एक व्यक्ति इस समाज में जी रहे हैं तो हमें किस तरीके का एक जीवन हम महसूस कर रहे हैं उसको खोजने की कोशिश करें, इस तरीके की फिल्में बनाना हमने शुरू किया। हालांकि उस वक्त 2000 और 2000 के बाद काफ़ी चेंजेस हुए एक बाहरी परिस्थितियों में भी, जैसे मल्टीप्लेक्स आना शुरू हो गया या टेक्नोलॉजी जो थी वो पहले बहुत ही इनएक्सेसिबल थी, जैसे 35 mm पे ही फिल्में बनती थी। तो उसके बाद में डिजिटल टेक्नोलॉजी आनी शुरू हो गई, फिर मल्टीप्लेक्स की वजह से काफ़ी सारा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक तरीका था वो बदल गया। इसके साथ में कई सारे फिल्म फेस्टिवल्स शुरू हो गए, जैसे पुणे फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ, तो उस बहाने एक ऑडियंस भी अलग फिल्मों की तरफ उनका ध्यान जाना शुरू हो गया और फिल्में ऐसी भी बनती है, उस तरीके का एक अभ्यास ऑडियंस में भी जगता हुआ नज़र आया। लेकिन मुझे सबसे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि मराठी में एक सेंसिबल फिल्मों का जो एक दौर है वो एक तरीके से उसकी श्रृंखला बनी रही। जैसे एक समय पे अमोल पालेकर जी भी फिल्में बना रहे थे या जब्बार पटेल फिल्में बना रहे थे इन 70s, जैसे उम्बरठा है या सामना है, सिंहासन है, फिर अमोल पालेकर जी की फिल्में हैं। उसके बाद में नचिकेत जयू पटवर्धन जिन्होंने 22 जून फिल्म बनाई, तो फिर वो है, और उनके बाद सुमित्रा भावे, सुनील सुक्तनकर है। तो इस तरीके से एक श्रृंखला उनके साथ एक सेंसिबल फिल्मों की चली आ रही थी। तो मुझे लगता है कोई भी फिल्म मेकर या कोई भी जो कलाकार है वो उसके पहले जो हुआ है उसी की एक कड़ी होता है। तो उस हिसाब से मैं खुद को और हमारी जो जनरेशन है उनको काफ़ी उनको एक एडवांटेज मिला एक टेक्नोलॉजी का और एक पूरी अर्थव्यवस्था भी थोड़ी सी खुली होने का। तो जैसे हमने फिल्म बनाना शुरू किया तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था वो, क्योंकि मराठी फिल्में बन नहीं रही थी ज़्यादा और वो रिलीज़ नहीं हो पा रही थी, उनकी बजट्स बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो उन सब में फ़िल्म बनाना बहुत पेचीदा था। लेकिन धीरे धीरे इन सब चीज़ों की वजह से और जिस तरीके की फ़िल्में हमने बनानी चाहिए, तो धीरे धीरे वो जो एक स्पेस बनना शुरू हो गया। हम जैसे मतलब नवयुवकों के लिए फ़िल्म बनाने के लिए, अपनी कहानी बताने के लिए एक स्पेस धीरे धीरे बननी शुरू हो गई और फिर वो और ज़्यादा खुलती गई। फिर जैसे हमारी फिल्में विदेशी फेस्टिवलों में भी जाना उन्होंने शुरू किया और फिर यहाँ पे भी एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन मिलना शुरू हो गया। जैसे हमारी फिल्म को पहली जो फिल्म थी हमारी, तो वो वड़ू, तो उसको मुक्ता आर्ट्स ने, सुभाष घई जी ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। जैसे हमारी सेकंड फिल्म जो थी, तो अमिताभ बच्चन जी की जो AB कॉरपोरेशन है उन्होंने वो फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो जैसे अलग अलग प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ हिंदी, दे ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग इन टू हेल्प और टू प्रोड्यूस फिल्म्स इन मराठी। तो उसका भी एक अच्छा सहयोग मुझे लगता है कि मराठी फिल्मों को इस स्पेस मिलने में हुआ है। और फिर धीरे धीरे ऐसे भी होने लगा कि अलग अलग फिल्म स्कूल्स, जैसे मास कम्युनिकेशन कॉलेजेस भी शुरू हो गए। फिर वहाँ के जो लड़के थे वो कई अलग अलग जगहों से आए हुए लड़के, उन्होंने अपनी अपनी कहानियाँ बताना शुरू कर दिया। तो वो मेरे ख्याल से बहुत एक अच्छा चेंज मराठी फिल्म में हुआ कि खाली मुंबई में रहने वाले एक किस्म की ज़िंदगी को जो समझते हैं उसके मतलब फिल्मों के विषय उसके परे हो गए, उसके पार एक अपने जीवन के नज़दीक में वो विषय आ गए। तो फिर वो ग्रामीण मतलब एक गांव के भी विषय आने शुरू हो गए। फिर एक अलग अलग धरती पे और अलग अलग जॉनर की फिल्में बनना शुरू हो गया। और उस वजह से मेरे ख्याल से आज जो एक फिल्म, मराठी फिल्म में एक सबसे अच्छी बात यह है कि एक फिल्म का कंटेंट जो है वो फिल्म का हीरो और हीरोइन जैसे है वो स्टार है। वो मराठी में ऐसे स्टार सिस्टम से फिल्में चलती या नहीं चलती ऐसे नहीं होता है। तो उसका मतलब जिस तरीके की कहानी और जिस तरीके से आप बता रहे हो, वो उसका कंटेंट जो है वो ज़्यादा अहमियत रखता है। और वो मुझे लगता है कि वो मराठी फिल्म की बहुत बड़ी पहचान भी है और वो बहुत बड़ी उसकी स्ट्रेंथ भी है। एक अगर कहें कि डिपार्चर, एक चली आ रही सेंसिबिलिटी और फिल्म आर्ट से एक डिपार्चर, अगर आप ख़ुद भी देखें तो क्या आप मानते हैं कि आप लोगों के आने के बाद कोई एक डिपार्चर जैसी चीज़ है? मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण बदलाव ज़रूर हुआ है।
लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि उसकी एक श्रृंखला पहले से है, मतलब ऐसे नहीं है कि अचानक से सब कुछ ही बदल गया हो। और कोई भी चीज़ जो है जो बदलाव है वो किसी एक फिल्म मेकर से या एक बंदे से नहीं बदला है। वो एक ग्रुप ऑफ यंग पीपल हु स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स, मतलब एक बहुत सारे नवयुवक जो जिन्होंने 2000 के बाद फिल्में बनाना शुरू किया, उनको एक जागतिक फिल्म की परिभाषा का एक अंदाज़ा भी था। देशों विदेशों में किस तरीके की फ़िल्में बनती है, उनका ग्रामर क्या है, वो उनके सब्जेक्ट्स क्या है, उसका एक पहलू उनको उनकी एक जानकारी भी थी और एक अपनी कथा कहने की उसका भी एक उत्साह भी था। तो उस तरीके से एंड ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी ऑल्सो उसी समय बदल गई थी, एक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम बदल गए थे। तो ऐसे कई कारणों की वजह से मेरे ख्याल से 2000 के बाद का जो एक मराठी सिनेमा है वो अलग रंग पेश करता है और एक अलग दुनिया फिल्म के ज़रिए दिखाने की कोशिश करता है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि देखिए एक दौर था जब तक ख़ासतौर पर बंगाल और केरल और इसके अलावा ये जो अपने मृणाल सेन, श्याम बेनेगल, जब्बार पटेल, सईद मिर्ज़ा वाला जो समय है, तब तक ये माना जाता रहा कि ये भी अल्टरनेटिव, न्यू वेव, एक्सपेरिमेंटल, मीनिंगफुल, यही सब उसके साथ टैग्स जुड़े हुए थे। लेकिन शायद इन बीते 20 वर्षों में मराठी सिनेमा ही भारत का वैकल्पिक सिनेमा माना जा रहा है। मराठी सिनेमा की तरफ लोग आज बहुत उम्मीदों से देखने लगे हैं और तब ये मराठी सिनेमा उस दौर का एक कंप्लेंट सिनेमा ना होकर एक वाइब्रेंट, इंगेजिंग और कारोबारी रूप से सफल हुआ। इस दिशा में सोचते हुए, और जाहिर है कि इस पर जब आप सोचेंगे तो पीछे हो चुके एक्सपेरिमेंट्स का क्रिटिक भी आप करेंगे, तब आप इस संदर्भ में जब आप सोचते हैं तो किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं? एक तो हो ऐसे रहा था कि जो भी मराठी फिल्में बन रही थी तो उसके साथ हम रिलेट नहीं कर पा रहे थे, वो देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो हमारे जीने का, हमारे जीना समझने के का जो एक तरीका था उससे वो कहीं दूर थी। और वो क्या फ़िल्म है जो हमें देखनी है उसकी हम खोज कर रहे थे, हम सभी लोग, कि हमें किस तरीके का सिनेमा देखना है और किस तरीके का सिनेमा हमें बनाना चाहिए जो हमारे जीवन से नज़दीक हो। तो वो कहने की एक कोशिश हम सभी ने की है, ऐसे मुझे लगता है। और उसका एक परिणाम एक किस्म से इस तरीके से हुआ कि वो फिल्में, जैसे खाली हमने कभी भी ऐसे फेस्टिवल की फिल्में नहीं बनाई, जो भी हम फिल्में बना रहे थे वो हमारे लोगों के लिए उन तक पहुँचे, ये हमारा पहला मकसद था कि हमारे मराठी जो दर्शक है उन तक हम अपनी फिल्म ले जा पाए। और फिर बाद में अगर वो कहीं मतलब दुनिया भर में जाती है तो फिर वो तो एक एडिशनल उसका एक गुण है तो वो दिखाई जाएगी, लेकिन वो एक्सेसिबल भी कैसे हो और जो हमारे अनुभव को भी हम कैसे बताएं, इस तरीके की फिल्में हमने बताने की कोशिश की। और मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा एक वक्त था जहाँ पे ये शुरुआत हुई। आप जैसे कह रहे हैं कि पहले वो बंगाली सिनेमा और मलयाली सिनेमा में एक जो वाइब्रेंसी थी वो उसकी वजह से एक मतलब उसी तरीके का एक माहौल या एक हवा उस तरीके की एक महाराष्ट्र में से भी गुजर के जा रही है, ऐसे मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी इतना भी आसान अभी भी नहीं है, क्योंकि वो कितना भी चीज़ें बदल गई है। आज एक किसी को फिल्म बनानी है तो वो सोच सकते हैं। जो मैंने जब फिल्म बनाना शुरू किया तो हम मतलब 40 प्रोड्यूसर्स के पास हम गए तो हम सभी लोगों ने बोला कि ऐसे मराठी फिल्में चलती नहीं है तो इस बजट के से ज़्यादा फिल्म नहीं बननी चाहिए। तो और हमारी फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा था क्योंकि हमें एक किस्म की फ़िल्म बनानी थी, एक तरीके से बनानी थी। लेकिन वो सब चीज़ें जो भी हम हर एक चीज़ के लिए मुझे लगता है कि एक जो दायरा है एक कन्वेंशनल तरीके से सोचने का, वो उसका उल्लंघन करना पड़ता है और उसको छलांग मार के उसके आगे जाना पड़ता है और एक किस्म की एक रिस्क लेनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से वो उसकी हिम्मत और उसके लिए एक पोषक वातावरण मेरे जनरेशन के फिल्म मेकर्स जब शुरुआत कर रहे थे तो फॉर्चुनेटली तैयार हो रहा था। और उसी की बदौलत है कि हम ये फिल्में बना पाए, अपनी
मतलब जिस तरीके से हमें फिल्में बनानी है उस तरीके से वो बना पाए, चाहे वो फैंड्री हो या किला हो या कोर्ट हो या सुमित्रा जी की भी बाद वाली जो फिल्में हैं वो हो, तो उस तरीके से हम एक नए तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को हम पेश कर पाए, ऐसे मुझे लग रहा है। इसमें ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, ख़ासतौर पर वो लोग जो फिल्म बनाने में लगने वाले पैसे की तरफ जो लोग ध्यान देते हैं, तो मुख्य धारा का जो मनोरंजन सिनेमा है उसमें वो ये कहकर अपनी मजबूरी जताते हैं कि हमको चूँकि उसमें बिज़नेस सोचना पड़ता है और बिज़नेस सोचते ही जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे उनके इंटरेस्ट सर्व करने का एक दबाव हमारे ऊपर रहता है, इसलिए हमारी फिल्म बननी शुरू कहीं से होती है और बनते बनते पहुँच कहीं और जाती है। मतलब बनाने वाले होते हैं हम घोड़ा और बनकर गधा तैयार हो जाता है मान लीजिए, तो तब वो जो आप लोगों को एक कॉम्प्लीमेंट की तरह कहते हैं कि उनके पास उनका ऐसा दर्शक वर्ग, एक ऐसा मार्केट है जिसके लिए वो फिल्म बनाते वक्त उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कहीं और डिपेंड नहीं करना पड़ता, और चूँकि डिपेंड नहीं करना पड़ता इसलिए वो ये फ्रीडम एंजॉय कर पाते हैं। तो ये जो बाहर वालों की आप लोगों के बारे में धारणा और समझ है वो सही है? मुझे लगता है फिल्म ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए बनाने में बहुत पैसे लगते हैं, और वो पैसे जुटाना किसी भी फिल्म मेकर के लिए इतनी आसान बात है नहीं। तो एक उसका एक बैलेंस हम हमेशा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो भी जिन्होंने भी पैसे डाले हैं वो फिल्म बनाने के लिए, वो पैसे भी वापस उनको मिलने के लिए भी एक सिस्टम तैयार होना चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट का भी जो एक स्कीम तैयार हुआ था एक सब्सिडी का, तो उसका भी काफ़ी एक हाथ है एक तरीके से लोग आगे आने के लिए। ऐसी फिल्में बननी चाहिए और उनके लिए फिल्म के लिए पैसे देने वाले लोगों को एक तो ये था, एक सुरक्षा थी कि एक सरकार से एक कुछ पैसे वापस मिलते हैं। उसके साथ ही मेरे ख्याल से एक पूरा महाराष्ट्र में थिएटर का एक अच्छा कल्चर है, तो एक दर्शक है जो अच्छा देखना पसंद करते हैं, और उसके सपोर्ट में वो मतलब जाके सिनेमा के थिएटर में जाके वो टिकट निकाल के वो फिल्में देखना पसंद करेंगे जो एक टिपिकल कमर्शियल सिनेमा के दायरे में न भी बैठती हो, फिर भी अगर कुछ नया हो रहा है तो उसको समझने के लिए एक प्रेक्षक वर्ग तैयार है। मतलब वो एक कई सालों से कई लोगों ने उसको तैयार करने में एक उनका योगदान रहा है। मतलब जैसे विजय तेंदुलकर की नाटक हो या महेश एलकुंचवार जी के नाटक हो, या एक नाटक का एक अच्छा जो एक इतिहास है मराठी का, तो वो सब दर्शक जो है वो हमारे फिल्म के भी दर्शक बने हैं। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि वो बहुत सारा काम बहुत सारे लोगों ने पहले किया हुआ है, उसके ऊपर ये सब चीज़ें हो रही है। वो अचानक से कुछ ऐसे हुआ है ऐसे मुझे लगता नहीं है। लेकिन एक बात जो मैं पहले भी कह रहा था कि वो मतलब मराठी फिल्म में कंटेंट को एक इम्पोर्टेंस है। वो आप उसको फॉर्मूला फिल्म में मराठी में नहीं बनती है इतनी ज़्यादा जैसे जितनी दूसरी फिल्म इंडस्ट्री में बनती है कि ये एक फार्मूला है, जैसे एक लव स्टोरी अगर चलता है तो सब लव स्टोरी बन रही है। ऐसे नहीं हो रहा है, क्योंकि हर कोई एक फिल्म मेकर से वो जेन्युइनली अपनी कथा बताने की एक कोशिश कर रहे हैं। जैसे ख्वाड़ा नाम की फिल्म आई थी अगर आपने देखी हो तो, या जैसे फैंड्री थी, तो उसमें एक पर्सनल एक वैयक्तिक अनुभव की सच्चाई उन फिल्मों में थी, और वो सच्चाई जो है वो फिल्म के बाहर भी आके वो दर्शकों तक पहुंच पाई। और वही एक मतलब वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि इन फिल्मों को सराहा गया, और ना सिर्फ मतलब उनको अवार्ड्स मिले, लेकिन उन फिल्मों को लोगों ने देखा भी और उनको समझने की भी कोशिश की, और उनको एक आदर सम्मान भी उन्होंने दिया। अगर आप इस बात को बार बार कहेंगे कि मराठी फिल्मों में कंटेंट ही हीरो है, तो यही बातें तो 70 के दौर में उभरे हुए नए सिनेमा के बारे में भी कही गई। तो उस दौर और आपके दौर में क्या फ़र्क है? क्योंकि ये बात तो पहले भी कही जाती रही है। फ़र्क इतना ज़रूर हो सकता है कि तब वो सिनेमा NFDC द्वारा सपोर्टेड था, इतना फ़र्क तो मुझे भी अपेरेंटली दिखाई देता है। लेकिन ये जो मतलब एक तो NFDC गोविंद निहलानी जी या श्याम बेनेगल जी उन्होंने जो फिल्में बनाई, तो उस समय एक तरीके से एक इंडियन न्यू वेव, जिसको अभी हम जिक्र उसका इंडियन न्यू वेव की तरह करते हैं,
तो वो सब फिल्में स्टेट फंडेड तो थी ही, और उनको उस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन उनका नहीं हुआ था। मतलब एक तरीके से वो फिल्में लगना एक जैसे जिस तरीके से हिंदी फिल्में उस वक्त लगती थी, तो उस तरीके से इन फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था। उस तरीके से लोग उनको टिकट निकाल के उनको देखने के लिए जाते थे, लेकिन उनका एक नंबर बहुत एक लिमिटेड उनका ऑडियंस था। लेकिन फिर भी वो सभी फिल्मों की वजह से भी एक प्रेक्षक वर्ग हमारा तैयार हुआ, ऐसे मुझे लगता है। वो एक शुरुआत थी। वो उन्होंने एक बेस हमारे लिए ये फिल्म मेकर्स बना रहे थे, जो बाद में वो एक सेंसिबिलिटी जीवित रखे। और मुझे लगता है सभी तरीके की फिल्में होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि सभी, मतलब एक जैसे हीरो हीरोइन वाली जो एक कमर्शियल जिनको कहा जाता है, उस तरीके की फिल्में, उनका भी एक अपना स्थान है, और एक सेंसिबल फिल्मों का भी अपना एक स्थान है। और वो म्यूचुअली, मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। सभी तरीके की फिल्में होनी चाहिए, सभी जॉनर की फिल्में होनी चाहिए। तो वो उसका एक कलरफुल, उस तरीके का उनका एक कलरफुल को एग्जिस्टेंस जो है, वो मेरे ख्याल से अभी तैयार हो रहा है मराठी में। तो वो मुझे लगता है कि मतलब ऐसे मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि मतलब खाली ऐसे मतलब ऐसी ही सेंसिबल फिल्में ही बन रही है मराठी में। अभी भी जैसे 100 फिल्में बन रही है, तो अलग अलग तरीके की फिल्में बन रही है। और ये सब बनने में, ये फिल्में बनने में सबसे अच्छा एक दूसरी बात जो उतनी महत्वपूर्ण है कि मराठी में हमारे पास बहुत ही अच्छे और गुणी कलाकार हैं, जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, जो अलग अलग तरीके के फिल्मों के लिए भी अपना एक प्रयत्न करते हैं कि वो उन फिल्मों में काम करे और उन फिल्मों में कुछ अच्छा एक अपना योगदान दे। तो वो एक बहुत बड़ा एक एक्टर्स का टैलेंट हमारे मराठी में है, जो which is a very important contribution to the kind of Marathi films that are being made right now. और आखिर में हमको ये बताइए कि देश और दुनिया में फिल्म निर्माण की जो विविध शैलियाँ मौजूद हैं, उनमें से आपका सिनेमा कौन सी राह का समर्थन करता है? मतलब मुझे लगता है कि हम सभी वो एक फॉर्म ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कहानी बताई जाए। तो वो फॉर्म क्या है, वो सिनेमैटिक फॉर्म क्या है, और उसका सिनेमैटिकनेस क्या है, और उसको किसी विदेशी तंत्र के का अनुसरण न करते हुए एक अपना भारतीयत्व उसमें मतलब किस तरीके से ढूंढे, जिससे एक कहानी कहने की भी जो एक अपनी एक प्रायोगिकता भी है और एक मूल धारणा भी है। इस मिट्टी से जन्मी हुई जो एक कहानी बताने की जो धारणा है, वो कौन सी है, और वो किस तरीके से हम बताना चाहेंगे, और किस तरीके से हमें सिनेमैटिक उसको बनाना है, और किस तरीके से ये एक दृश्यों की और एक चित्र भाषा जो है उसको किस तरीके से हम अलग अलग प्रयोग उसमें करें। तो ये एक युद्ध चल रहा है हम सभी का, और वो खोजने की हम कोशिश कर रहे हैं। वो कभी कभी ग्लिम्सेस में ऐसे लगता है कि हमें मिल गया है, और उसी समय के लगता है कि अभी कुछ मिला नहीं है। तो हर एक फिल्म एक युद्ध ही है उसको खोजने का, और फिर वो होने के बाद ऐसे लगता है कि और कुछ मिला तो है नहीं कि तो और उसके लिए और एक फिल्म बनानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि वो जो एक जिसे आप सिनेमेटोग्राफ कह रहे हैं, जिसे हम मतलब एक फॉर्म ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से फॉर्म से हम हमारी कथाएं बताएं, और वो फॉर्म और उसमें भी एक कंटेंट है अपने आप में। तो वो क्या है, वो समझने की तो हम कोशिश कर रहे हैं मेरे ख्याल से। ये जो निजी अनुभवों से कहानियाँ निकल रही हैं, आपको लगता है कि वो जहाँ से शुरू होती हैं, वो जिस परिकल्पना और धारणा से पर्दे तक आते आते वो कुछ हो जाती हैं आपके मामले में, या इस मीडियम की कोई लिमिटेशन है कि उसमें ये अनुभव समा नहीं रहा है, ऐसा कुछ? मुझे तो लगता है कि कोई भी अनुभव ये फिल्म में मतलब फिल्म बनने के बाद ऐसे लगता है कि असली अनुभव तो छूट ही गया है। तो लेकिन वो जो प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी मतलब आप किसी भी कल्पना से आप शुरुआत करो, तो वो कल्पना धीरे धीरे जैसे उसकी फिल्म बनने लगती है, तो वो एक अलग अलग उसके ऊपर एक परिष्करण उसके जो तैयार होते हैं,
उससे ही वो एक डायनामिक बनना शुरू होती है, वो एक जीव लेना शुरू कर देती है और धीरे धीरे वो एक फॉर्म लेके एक उसकी फिल्म बन जाती है। तो वो एक अपने आप में एक जो एक प्रवास है उसकी जो एक जर्नी है, तो वो उस समय की जर्नी है, ऐसे मुझे लगता है कि वो मतलब बाद में वही फिल्म हम करेंगे तो कुछ और हो जाएगा। तो वो उस समय आप क्या सोच रहे हैं और उस समय आप अपने मन की कथा को, अपने जीवन के अनुभव को किस तरीके से देखना चाह रहे हैं और किस तरीके से देख रहे हैं और वो सिनेमैटिकली उसका क्या एक रूप तैयार हो रहा है, ये एक खेल हम खेल रहे हैं। तो वो खेल, हर एक खेल मतलब जैसे दूसरे वक्त वो अलग हो जाएगा, तो उसी तरीके से मैं उसे देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि कोई भी फिल्म परिपूर्ण नहीं होती है और कोई भी मतलब कोई भी कल्पना पूरी तरीके से जिस तरीके से हमें चाहिए उस तरीके से उस फिल्म में आती है वो, या पतली गली से वो निकल जाती है, उसका कुछ अंश आता है, कुछ अंश नहीं आता है। तो वो तो उसका एक मतलब वो तो उसकी एक धारणा ही इसी तरीके से है। मुझे नहीं लगता कोई भी आर्टिस्ट को, चाहे वो फिल्म मेकर हो या चाहे वो पेंटर हो, ऐसे कहेगा कि ये पूरी तरीके से जो चाहिए था वो ये हो और परिपूर्ण हो गया है। ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया उमेश कुलकर्णी, आपने हमारे लिए अपना इतना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे मराठी के युवा फिल्मकार उमेश कुलकर्णी। प्रोग्राम गुफ्तगू के बारे में अगर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें लिख सकते हैं feedback.rstv@gmail.com पर। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएं आपकी हम तक पहुंची हैं उनमें से कुछ प्रतिक्रियाएं फ़िलहाल आपके लिए।